कौमी असम्बली का इजलास तहरीक इंसाफ की शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लियामेंट में। नवाज शरीफ के झूठ बोलने पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा और तहरीक इस्तेहकाक जमा होंगी। शाह महमूद कुरैशी की दीगर अरकान के हमरा शिरकत। पाकिस्तान और इंडिया आबी तनाज़ा वर्ल्ड बैंक ने जनवरी तक हल करने की मोहलत दे दी। वर्ल्ड बैंक के सदर जिम यांग किंग के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक इस तनाज़े को हल करने के लिए कोशिश करें। मसाइल के हल के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात हमवार रहना जरूरी। अमरीका की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। अमरीका को कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए कि खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स भी गए, जहां उन्हें शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी क़ुव्वतों की हिमायत, भारत की NSG तक रसाई का खदशा। तशवीश है कि आर्मी क़ुव्वतों की जानिब से छोटे ममालिक पर बढ़ता हुआ दबाव भारत के खिलाफ ज़ाब्ता शमूलियत का रास्ता साफ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं। इन पर तबसरा और तज़ियों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। सबसे पहले जो आज की अहम तरीन अपडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बॉयकॉट का ऐलान किया, ख़त्म करने का ऐलान किया और उसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक इस्तेहकाक और तहरीक इल्तिवा जमा कराने का आज ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ आज जारी है, पार्लियामेंट में इजलास भी शुरू हो गया है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते चलेंगे। इमरान खान ने कहा कि अदालत में जो तकरीर की गई उसे मुतनाज़ा कहा गया है। उसमें कहा गया है कि असम्बली में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने झूठ बोला है और यह सियासी तकरीर है जिसे पार्लियामेंट में किया गया। इसी को बेस बनाते हुए पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, हम तालियां बजाने नहीं जा रहे, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और पनामा के मामले को दबने नहीं देंगे। इसी पर बात करते हैं। अंजुम साहब, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि खान साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई जब वो पार्लियामेंट में वापस जा रहे थे कि एक बार फिर खान साहब ने यू टर्न लिया है और वो पहले पार्लियामेंट में जाने का मना कर चुके थे लेकिन अब एक बार फिर पहुंच गए, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा फैसला है या ये दुरुस्त फैसला नहीं है तहरीक इंसाफ का? मेरा ख्याल है कि जो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल थी, जो मारूजी सूरत हाल पैदा हुई थी, जो हालात पैदा हुए, उसमें इमरान खान के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो पार्लियामेंट में वापस जाएं और पार्लियामेंट के सामने अपना केस पेश करें और पार्लियामेंट के अंदर एक पॉलिटिकल ताकत पैदा करें और आवाम को वो अपने साथ मिलाएं। अच्छा, इनके जाने के फ़ौरन बाद अभी जो है वो उन्होंने महमूद कुरैशी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि एक तो 2017 जो है वो इंतखाबात का साल है। अब एक्चुअली उन्होंने जो है वो ये एक नया थ्रेट क्रिएट किया है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस साल इलेक्शन करवाएंगे और इस साल इलेक्शन करवाने के लिए क्या करना है उन्हें, और उन्होंने बताया कि वो आवाम से रब्ता करेंगे और जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, ज़ाहिर है धरने, स्ट्राइक्स और तो फिर अंजुम साहब एक बात ये भी आ गई ना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट था, बनीगाला में उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने ये कहा था कि अब हम सड़कों पर नहीं जाएंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता। तो एक बार फिर वही ऐलान कर रहे हैं कि हम जलसे करेंगे, एक बार फिर लोगों से खिताब करेंगे और वही सूरत हाल तो नहीं होगी? कहीं धरने की कॉल भी दे सकते हैं खान साहब वापस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो इमरान खान को तवक्कुआत थी, ऐसा लगता है कि इमरान खान को नज़र आ रहा है कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। इमरान खान का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस पेश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो कौम से और पार्लियामेंट से झूठ बोला है और ये झूठ की बुनियाद पे जो है उन्हें वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उन्हें जो आर्टिकल 62-63 के तहत जो है कौमी असम्बली के नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, ये तो इमरान खान ने साबित कर दिया। ये साबित ऐसे किया कि खुद उनके अपने वकील ने, मियां नवाज शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा कि कौमी असम्बली से जो उनका खिताब था और जो कौम से खिताब था वो तो सियासी तकरीरें थी। अच्छा, जब कोर्ट ने उनसे सबूत मांगे तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब उनका वकील खुद कह रहा है कि कौमी असम्बली से उन्होंने झूठ बोला था, कौमी असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की थी वो सच्ची नहीं थी, वो सच और हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इमरान खान का ये आधा मौक़िफ़ तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। लेकिन कोर्ट ने जो है वो एक दूसरा क्वेश्चन उठाया कि क्या कोर्ट को जो है इसी बेंच को फैसला करना चाहिए या कोर्ट को कमीशन पे जाना चाहिए। अच्छा, कोर्ट का कमीशन कायम करने और इसी बेंच का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इमरान खान से सवाल किया और दूसरे दरख्वास्त दहिंदगान से सवाल किया और ख़ुद मुद्दा अलैह मियां नवाज शरीफ से सवाल किया कि क्या कोर्ट को कमीशन बनाना चाहिए या
इसी बेंच को फैसला करना चाहिए। तो इस पर एक हेयरिंग में फैसला हुआ और दूसरी हेयरिंग में जो है इमरान खान ने कहा कि नहीं, वो कमीशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यही बेंच जो है वो फैसला करे। लेकिन फिर साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का प्रीरोगेटिव है, उनका सवाबदीदी अख्तियार है कि वो कमीशन बनाएं या जो है वो इसी बेंच के जरिए फैसला करें। ऐसा लगा कि एक सुप्रीम कोर्ट की नीयत का इमरान खान ने अंदाजा लगाया। लेकिन अंजुम साहब यहाँ पर एक और बात भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अदालत ने कि इस समाअत को पार्ट हर्ड ना समझा जाए, यानी इसे सुना हुआ मुकदमा ना समझा जाए। अब जब नए सिरे से समाअत होगी तो फिर नए सिरे से तफ्तीश होगी, दोबारा से तमाम सिलसिला इसी तरह से चलेगा, तो फिर मामला भी तवील हो जाएगा। और अगर फिर इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि हम एक बार फिर सड़कों पर होंगे क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये तो कहानी वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी 8 महीने। इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मायूस हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है दबाव में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि अगर कमीशन बनाया, इमरान खान ने नहीं, उनके वकील ने कहा कि अगर कमीशन बनाया गया, नईम बुखारी ने कहा कि अगर कमीशन बनाया गया तो हम बाइकआउट करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के पर जो है दबाव में बहुत इजाफा कर दिया है और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा है करप्शन का, ये जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का लिटमस पेपर है, यानी कि ये कसौटी है कि पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ के बारे में इंसाफ कैसे करता है और यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कैसे इंसाफ किया गया और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इंसाफ कैसे किया गया। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, अभी 27 दिसंबर से उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी मार्च करेंगे, रैलीज निकालेंगे, सड़कों पर मौजूद होंगे। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे बात चल रही है कि वो भी सड़कों पर हो सकती है, तो दोनों में मुकमुका हो सकता है, दोनों मिल भी सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? अच्छा, ये मुकमुका जो है पंजाबी का लफ्ज है। एक तो आपको ये मुकमुका एक तो कहना भी नहीं आता और आपको कहना भी नहीं चाहिए। मुकमुका एक नेगेटिव लफ्ज है। अच्छा, और पॉलिटिक्स में जो है वो दो मुखालिफ फरीकों के दरमियान जो है किसी बात पे इत्तेहाद होना वो नेगेटिव मानी नहीं है। मुकमुका तो एक साजिश का नाम होता है, क्योंकि वो इस तरह से कह रहे हैं ना कि दोनों के बीच में तकरार भी चल रही है, ऐसे जो है जुमलों का तबादला भी हो रहा है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट से मियां इमरान खान मायूस हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बिलावल भी मायूस हैं और सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत एक मुश्किल मरहला है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे सकता है। और उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ का अपना वकील कह रहा है कि पार्लियामेंट में और कौम से जो खिताब किया था वो मियां नवाज शरीफ ने वो सियासी तकरीर थी, वो झूठ था। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि भाई जब कतर में आपका मुकदमा ये है कि कतर की प्रॉपर्टी बेची गई, कतर की स्टील मिल बेची गई और उस स्टील मिल से जो प्रॉफिट हासिल हुआ और जो पैसे हासिल हुए वो पैसे जो हैं वो कतर में, कतर नहीं दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में स्टील मिल उन्होंने लगाई और दुबई की स्टील मिल जब बेची तो उस दुबई की स्टील मिल से जो पैसे और मुनाफा हासिल हुआ वो पैसे उन्होंने कतर में कतरी शहजादे के पास इन्वेस्ट किए और फिर कतरी शहजादे ने उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में लंदन की जो है वो 4 फ्लैट जो है वो मियां नवाज शरीफ के बच्चों को दिए। अच्छा, इमरान खान ये तो फिर वो नेगलेक्ट कर दिया गया ना अदालत की जानिब से, कहा कि हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। खैर अंजुम साहब, इस वक्त हम चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, वहां पर क्या हो रहा है सूरत हाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा, इजलास का आगाज हो चुका है, कार्रवाई का आगाज भी हो गया, क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ पे? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली इजलास का आगाज हुआ है और इजलास के आगाज पर नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच, जो कि मौजूदा हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की वाहिद कौमी असम्बली की नशिस्त से कराची से वो उन्होंने रिजाइन किया था वजीर मुमलिकत के ओहदे से और दोबारा इलेक्ट होकर पीपल्स पार्टी की नशिस्त से वापस आए हैं। उन्होंने हल्फ उठाया है, स्पीकर रियाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया है। ऐवान के अंदर फातिहा हुई है, जो PIA का तैयारा गिरा इससे, और इसके अलावा कराची होटल में जो लोग जलकर जहाँ हुए उनके हवाले से। और इस वक्त वक्फा सवालात जारी है और वक्फा सवालात में खुर्रम दस्तगीर जो कि वफाकी वज़ीर तिजारत हैं, वो जवाब दे रहे हैं मुख्तलिफ सवालों के। खासतौर पर उन्होंने जो इस वक्त पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ जो तिजारती मुआहदा है जिसके तहत पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोपीय यूनियन तक रसाई हासिल है, उसकी तफसीलात से ऐवान को आगाह किया है। चीन के साथ जो पाकिस्तान की तिजारती रवाबत है उस बारे ऐवान को आगाह किया। अच्छा बशीर चौधरी, ये भी बताइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 तहरीक पेश करनी है, कौन कौन से रहनुमा इस वक्त पहुंच चुके हैं कौमी असम्बली के इजलास में, या अभी कोई नहीं पहुंचा?
जी, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो पार्लियामेंट हाउस में तो मौजूद है, लेकिन अभी तक वो कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। जो तहरीक है वो उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। वो मुतलका डिपार्टमेंट जब स्पीकर के पास लेकर जाएगा, स्पीकर उनकी मंजूरी देंगे, तब जाके वो कहीं कौमी असम्बली के ऐवान पर आएंगे। लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ही हुकूमत को ये खबर पहुंची है कि तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इस्तेहकाक और तहरीक इल्तवा जो है वो जमा करवाई है, तो उन्होंने भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए ये ऐलान किया है कि वो स्पीकर से खुद इस्तदा करेंगे कि पनामा के मामले पर जो ऐवान के अंदर एक बार फिर बहस कराई जाए। और उसके हवाले से वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने ये ऐलान किया है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों के जो रहनुमा है उनकी तकारीर पीटीवी जो सरकारी चैनल है उस पर बराह रास्त दिखाई जाएंगी। माजी में अपोजिशन रहनुमाओं को ये एतराज रहा है कि हुकूमती तकारीर तो सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाती है, लेकिन उनकी तकारीर नहीं दिखाई जाती। इस दफा महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की ऐवान में वापसी के आमद को अपनी कामयाबी करार दे रही है, अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रही है, वो इस सारे मामले पर जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। और उन्होंने बड़े जो है वो बांगे दोहल अंदाज में ये ऐलान किया है कि उनकी जो अपोजिशन की तकारीर होंगी वो भी सरकारी अच्छा, बशीर चौधरी हमारे साथ रहेगा। मैं चाहूंगी अंजुम साहब इस पर कमेंट करें। अंजुम साहब, बड़ी अच्छी बात बताई बशीर चौधरी ने कि इस दफा जो दोनों तकारीर हैं, यानी अपोजिशन की तकारीर भी पीटीवी दिखाएगा, तो इसका मतलब हुकूमत जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंट है इस वक्त कि भाई ठीक है, आइए आप भी पॉइंट्स अपने पेश करें, हम भी पेश करते हैं और जो है पब्लिक एनालाइज कर ले कि क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। हुकूमत इतनी जो है वो नेक नीयत नहीं हुई है कि वो अपोजिशन के लिए पीटीवी के दरवाजे खोल दे और इस मुल्क के दरवाजे खोल दे। हुकूमत दबाव में है और बहुत शदीद दबाव है। दबाव यह है कि पीपल्स पार्टी और इमरान खान जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो एक जैसा हो गया है और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अवाम के पास जाएंगे, वो सड़कों पे जाएंगे। और पीपल्स पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि 27 अगस्त को वो ऐलान करेंगे तहरीक चलाने का। बिलावल भुट्टो ऐलान कर चुके हैं और अभी जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है कि 2017 जो है वो इलेक्शन का साल होगा और हम जो है असेंबली के अंदर भी तकरीर करेंगे, असेंबली के अंदर भी हम साबित करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन से जो है वो पनामा की कंपनियां बनाई और करप्शन से जो है वो लंदन की जायदाद बनाई और पाकिस्तान से किकबैक्स लेके वहाँ पे वो लेके गए। और यही बात हम जो है आवाम के अंदर भी साबित करेंगे। तो ये एक प्रेशर, एक दबाव क्रिएट हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ और उस दबाव का मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी अख्तियार की है कि अगर वो अपोजिशन की तकरीर का पीटीवी पर बाइकआउट करते तो एक नया हंगामा खड़ा होता। ठीक है, चले अब उस हंगामे से बचने के लिए ही सही, लेकिन ये कि रिवायत जो है वो धम तोड़ रही है, नई रिवायत कायम होगी कि अपोजिशन की जानिब से भी जो तकरीर है उन्हें शेयर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है, वो हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान और इंडिया के आबी तनाज़े के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने जनवरी तक इस आबी तनाज़े को हल करने की मोहलत दे दी है। आया ये मामला हल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। इस वक्त आपको अपडेट करें, तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पिम्स अस्पताल में अदा की जा रही है, जिसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। और तैयारा हादसे में जितने भी लोग जाँ बहक हो गए उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा इस वक्त पिम्स अस्पताल में अदा की जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पिम्स अस्पताल में अदा की जाएगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबा बर्जीस हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देते हैं। सबा, आगाह कीजिएगा, कब तक नमाज जनाजा अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ के पिम्स के ग्राउंड में जो तैयारा हादसा है उनकी मैयतें यहाँ पर लाई गई हैं। 14 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं, जिनकी अभी अब से थोड़ी देर के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। नमाज जनाजा की सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं और इस वक्त बुरसा समेत सिविल सोसाइटी, PIA का अमला और पिम्स हॉस्पिटल के बड़ी तादाद जो लोगों की यहाँ पर मौजूद है, जो अब से थोड़ी देर के बाद नमाज जनाजा जो है वो शुरू होने वाली है। वो नमाज अदा करने के बाद जो डेड बॉडीज हैं वो बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। पिम्स इंतजामिया का कहना है कि आज 14 बॉडीज की DNA की शनाख्त का अमल मुकम्मल हुआ है, जबकि रात तक 7 बॉडीज का DNA जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा और उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो कल बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। और बाकी जो डेड बॉडीज हैं उनका जो DNA का अमल है वो 2 दिन तक जारी रहेगा। तो सबा, अभी कितनी डेड बॉडीज बाकी हैं जिनके DNA होना अभी बाकी रह गए हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त आज रात तक 7 बॉडीज ऐसी हैं जिनका डीएनए का अमल है जो आज रात मुकम्मल कर दिया जाएगा। बाकी जो 13 बॉडीज हैं उनका जो डीएनए का अमल है वो कल से शुरू होगा और परसों तक ये जो 13 बॉडीज हैं वो बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सबा कि अभी जो यहाँ पर मैयतें लाई गई हैं उनकी तादाद कितनी है जो इज्तिमाई नमाज जनाजा जिनकी अदा की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर 14 मैयतें हैं जिनका डीएनए का टेस्ट मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर लाई गई है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और जिसके बाद ये मैयतें बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। ठीक है, सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पिम्स अस्पताल में अदा की जा रही है, जिसके बाहर ये ग्राउंड में इंतजाम किए गए हैं। 14 मैयतें इस वक्त लाई गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। और जिस तरह से सबा हमें आगाह कर रही थी कि 7 डेड बॉडीज मजीद हैं जिनके आज डीएनए आज रात तक मुकम्मल हो जाएंगे और उन्हें भी जो वर्सा हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा। सबा हमें आगाह कीजिएगा, इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन शिरकत कर रहा है नमाज जनाजा में? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। पीआईए का अमला और पिम्स इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि नमाज जनाजा जो है वो अब शुरू हो चुकी है और उसमें मिनिस्टर स्टेट तारिक फजल चौधरी भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, सबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा इस वक्त अदा करनी है और इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पिम्स ग्राउंड में इंतजामात किए गए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमाज जनाजा अदा की जा रही है। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पिम्स ग्राउंड में अदा कर दी गई है और दुआ भी आपने मुलाहिजा की। 14 मैयतें हैं जिन्हें लाया गया है पिम्स ग्राउंड में, जहाँ पर उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में लवाहिकीन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद ये 14 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा इस वक्त पिम्स ग्राउंड में अदा कर दी गई है। सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं, PIA के मुलाजमीन हैं, उन सब ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है। दुआया कलमात अदा किए गए और तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा इस वक्त पिम्स ग्राउंड में अदा कर दी गई है। 14 मैयतें हैं जिन्हें पिम्स ग्राउंड में लाया गया है और जहां नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा ने हमें अपडेट किया कि 7 मैयतें मजीद हैं जिन्हें आज रात तक वर्सा के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी डेड बॉडीज़ हैं जिनके DNA होना बाकी हैं, जिसमें कुछ वक्त दरकार होगा, जिसके बाद वो मैयतें भी वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा इज्तिमाई तौर पर अदा की गई, जिसके मनाज़िर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जहाँ पर दुआया कलमात भी अदा की गए हैं। 14 मैयतें हैं जिन्हें लाया गया है पिम्स ग्राउंड में, जहाँ पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, PIA के मुलाजमीन मौजूद हैं इसमें, और जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो भी इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और इन मैयतों को नमाज जनाजा की अदायगी जो कि की जा चुकी है, अब जो अमल है वो वर्सा के हवाले ये मैयतें कर दी जाएंगी। जो मज़ीद लाशें हैं उनके DNA हो रहे हैं। आज रात तक 7 मज़ीद लाशें वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी।
इस वक्त आपको एक अहम खबर से आगाह करें। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा कारी एयरबेस मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने पढ़ाई है। नमाज जनाजा में एयर चीफ सुहेल अमान, डिप्टी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी ने भी शिरकत की है। नमाज जनाजा में जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद और कज़न ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में मौलाना तारिक जमील, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने भी शिरकत की। एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा के मैयत के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जुनैद जमशेद की मैयत कुछ देर बाद खुसूसी तैयारे के जरिए कराची रवाना कर दी जाएगी। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा कारी एयरबेस मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में एयर चीफ सुहेल अमान, डिप्टी एयर चीफ कोर कमांडर और रावलपिंडी ने भी शिरकत की है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा पे अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा जो बेस के इमाम है उन्होंने पढ़ाई है, जबकि नमाज जनाजा में एयर चीफ के अलावा डिप्टी एयर चीफ और 10 कोर के जो कमांडर है उन्होंने भी शिरकत की है। यहाँ पे फोर्सेज की बड़ी तादाद शरीक थी। मैयत को बाकायदा तौर पर एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उनके जो भाई हैं जुनैद जमशेद के 2 भाई उसमें शरीक थे, उनके कजन और करीबी अजीज शरीक थे। और यहाँ पे फोर्सेज की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज जनाजा में PTI के नईमुल हक जो थे सियासी जमातों में से सिर्फ वो इनके साथ शरीक थे, लेकिन उनके बारे में देखा जा रहा है कि करीबी तल्लक है उनके के साथ। और इसी तरह मौलाना तारिक जमील भी जनाजे में शामिल थे और जनाजे के बाद जो है एयरफोर्स की दूसरी तैयारी थी 130 के जरिए अभी जो है जो मैयत है वो कराची के लिए इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। जी, यानी मैयत रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सदाकत, आपने हमें अपडेट किया। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और जुनैद जमशेद की मैयत खुसूसी तैयारे के जरिए कराची रवाना कर दी गई है। नमाज जनाजा में जो एयर चीफ सुहेल अमान है उन्होंने भी शिरकत की। डिप्टी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की है। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अब जो अगली खबर है वो शामिल करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आबी तनाज़ा है उसे ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जनवरी तक मोहलत दी है कि इसे ख़त्म कर लिया जाए। अंजुम साहब, आपको लगता है कि अभी ये जो मामला है इंडस वाटर ट्रीटी उसके तहत ये हल हो सकता है? जनवरी तक मामला क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में इसीलिए हुआ था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग के इम्कानात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी पर शदीद तनाज़ात थे और पानी एक ऐसा झगड़ा है जिस पे जंग के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब भी जो है आज फिर जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो इस इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो माहदा हुआ, इसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, उर्दू में सिंतास का माहदा कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो ऑफिशियल जामिन है, जमानत ली थी वर्ल्ड बैंक ने कि अगर तुम दोनों के दरमियान तनाज़ा हुआ और आप दोनों हल ना कर सके तो उसका वो तनाज़ा आप मेरे पास आएंगे और मैं उस मसले को हल करूंगा। ठीक है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिक कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी जमात अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जमात अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आपको क्या लगता है जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने अब मोहलत दे दी है जनवरी तक, ये मामला कैसे हल होगा? जनवरी तक हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, देखिए जी, वर्ल्ड बैंक ने जो दोनों मुल्कों को कहा है कि बामी तौर पर इस मसले को हल करें, तो बामी तौर पर तो पहले भी कोशिश जो है दोनों कमिश्नरों के लेवल तक हो चुकी है, बल्कि उसके बाद तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नेगोशिएटर भी मुकर्रर किए और फिर उन्होंने न्यू दिल्ली जाकर मीटिंग भी की। लेकिन इंडिया ने वो बात जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं समझते कि ये इशू जो है अभी इस लेवल तक जो है आया है। और फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था और वो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। वर्ल्ड बैंक को कहा, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो आर्बिट्रेटर लगाने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया। और मीनवाइल इंडिया वहां पर पहुंच गया। उसने कहा जी ये तो टेक्निकल इशू है, यहाँ पर तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो उनकी भी प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली वर्ल्ड बैंक ने। और फिर वर्ल्ड बैंक ने देखा कि ये एक इशू पर दो जो है ये इनकी जो है दरखास्तें आ गई और दोनों हमने एक्सेप्ट कर ली हैं। और अगर दोनों में जो है फैसला मुख्तलिफ होगा तो ये एक डायलेमा क्रिएट हो जाएगा।
तो इसलिए फिर उन्होंने इनको कहा है कि आप ऐसा करें, आप बामी तामन से इस मसले को हल करें। लेकिन पाकिस्तान का यह कहना था कि इंडिया काम को लटका देता है, बात नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जनवरी के एंड तक आप जो है आपस में ये बात करके अगर बात नहीं बनती तो फिर हम जाहिर है कि कोई इसका जो है मोडेलिटी जो बनाएंगे अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन एक बात यहां मैं करना चाहता हूं कि ये जो मैस क्रिएट किया है ना, ये पाकिस्तान की पैदा करता है कि ये एक टेक्निकल इश्यू था, इसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने इंडिया को इन्फॉर्म किया था ये इसी साल के जो है पिछले साल के दरमियान में कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, किसके कहने पर विड्रॉ किया, और फिर ये कोर्ट की तरफ चल पड़े। अब इंडिया ने कहा नहीं जी ये टेक्निकल इशू है, पाकिस्तान खुद ही एक्सेप्ट उसने किया था, लेकिन अब ये इधर आ गया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो चीजें हैं कि एक स्टेप लेना, उसको विड्रॉ कर लेना, फिर कोर्ट की तरफ चले जाना, आई डोंट नो कि ये कौन से लोग करते हैं। जमात अली शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे आबी माहिरीन है, वो इनकॉम्पिटेंट है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं ये इनकम्पिटेंट है। कमिश्नर को तो कोई पूछता नहीं ना जी, कमिश्नर को तो दो कहते हैं जी अंदर पीए जो है वो कहता है जी अच्छा, शाह साहब, यहाँ पर जो झगड़ा है वो एक तो रैतल हाइड्रो पावर का है और दूसरा जो है वो किशन गंगा का है। तो अगर ज़रा मुख्तसर सा आप हमारे नाज़रीन को समझा सकें कि हमारा एतराज़ जो है वो किशन गंगा पे क्या है और क्यों है, और दूसरा रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर जो हिंदुस्तान में दोनों कायम हो रहे हैं, इस पर हमारा एतराज़ क्या है, हमारा मुफाद कहाँ पे खतरे में पड़ रहा है इन दोनों प्रोजेक्ट में? जी देखिए जी, ये जो नीलम झेलम और किशन गंगा डैम है, ये रिवर नीलम पर है और ये दरे झेलम की ट्राइब्यूटरी है। इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ऑलरेडी एक फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान का पानी इंडिया जो है वो लिमिटेड उसकी वॉल्यूम डाइवर्ट कर देगा, बाकी नीलम में जो है वो चलना चाहिए, वो बात होगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है डैम का, स्पिलवे था, इसमें जो पावर की इनटेक थी, ये टेक्निकल इशू थे, ये इस पर अभी जो है वो बातचीत नहीं हुई थी। और इसी के साथ फिर रतले जो है वो चनाब पर एक डैम है, उसमें भी टेक्निकल चीजें हैं, स्पिलवे की है, उसमें स्टोरेज की है, उसमें कितना पानी इंपाउंड कर सकते हैं और लेवल जो है गेट के कहाँ होने चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर पाकिस्तान ने जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जो है। शाह साहब, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक राय लेना चाहता हूं और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान के पास कैपेबिलिटी है, सलाहियत है कि वो पाकिस्तान का चनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान से दूर ले जाए या झेलम का पानी पाकिस्तान आने से रोक दे? ये दो सलाहियतें उसके पास हैं? जी अंजुम रशीद साहब, ये जी पहले तो हम ये बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जब मोदी साहब ने ये कहा कि जब हम ट्रीटी को खराब कर देंगे और स्क्रैप कर देंगे पानी, तो उस वक्त भी मैंने कहा था पानी कहीं नहीं ले जा सकते अभी वक्ती तौर पर, फौरन प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, बाद में ले जा सकते हैं। नहीं, क्या झेलम का पानी, क्या झेलम को बाद में प्लान अंदाज में डाइवर्ट करने की सलाहियत रखते हैं या चनाब को? देखो जी, हाँ नहीं, झेलम नीलम का पानी उन्होंने दरिया झेलम में डाइवर्ट किया है, लेकिन दरिया झेलम से अल्टीमेटली फिर मंगला पे आना है। इसी तरह चनाब पर दो बॉटल नेक्स हैं, चनाब का पानी वो ब्यास में भी कुछ अपर नीचे में कर सकते हैं और रावी में भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने खुद इस ट्रीटी को जो है ये खराब कर दिया है। ये जो मैंने कहा है कि ये मैस एक जो है वो क्रिएट कर दी, अब पानी का मसला नहीं रहा, अब तो ट्रीटी एट स्टेक चली गई। लेकिन पहले जो मुआहदा खत्म करने की बात हुई थी वो तो इंडिया की जानिब से हुई थी ना, तो पाकिस्तान ने तो ये पॉइंट नहीं उठाया था। उसके बाद जुलाई में मुज़ाकरात की बात हुई तो पाकिस्तान मौजूद था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इंडिया ने उन मुज़ाकरात को सबोताज किया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान इस पे पीछे हटा है? नहीं देखो जी, इंडिया ही नहीं करना है ना जी, इंडिया पर राइपेरियन है, इंडिया बेनिफिट जो है वो ज्यादा लेना चाहता है। तो अब इंडिया ने ये साबित कर दिया कि हम ट्रीटी को जो है वैल्यू दें या ना दें। उन्होंने वर्ल्ड बैंक में जाकर बता दिया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप बनाते हैं तो हम इसकी प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होंगे, ये टेक्निकल इशू है, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाएं। और वर्ल्ड बैंक जो है वो बोर्ड डाउन हो गया, उसने इन दोनों को कह दिया जी बुलाकर, ठीक है जी, और ये दोनों मुल्क कन्विंस हुए हैं। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों को बुलाया है और दोनों इस पर आमादा हो गए हैं कि ठीक है हम इस इशू को अपने तौर पर जो है वो देख लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये इंडिया की लाइन टो की है और इंडियन को ये फेवर जाती है, अदरवाइज एट द लेवल ऑफ द कमीशन। अच्छा जमात अली शाह साहब, अगर ये मुआहदा खत्म हो जाता है तो आप क्या समझते हैं इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या पाकिस्तान को होगा या इंडिया को होगा? ज्यादा किसे नुकसान होगा? देखिए जी, मायदे में रखना डालना, मायदे का टाइमली हाल ना निकलना, पानी को दाएं बाएं कर देना, कमी बेशी कर देना, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इंडिया को इससे क्या तकलीफ है?
इंडिया ने तो जो है वो सब सरेआम कह दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये जो है 2 बार कह दिया, अभी वर्ल्ड बैंक में जाकर कह दिया। तो इसलिए तो वो टीटी को तो वो अहमियत ही नहीं देना चाहता और पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। अगर वर्ल्ड बैंक ने अभी ये कह दिया है कि इसको बायलैटरली कर लें तो इसमें प्रॉस एंड कॉन्स देखने चाहिए, गिव एंड टेक देखने चाहिए, टीटी को बचाना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध ताज का मुआहदा बचाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और पाकिस्तान की बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जमात अली शाह साहब, नरेंद्र मोदी तो अभी पिछले दिनों ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया मीडिया में भी कि वो पाकिस्तान से पानी के मसले पर, सिंध ताज के मसले पर अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। जब उड़ी का वाकया हुआ था जिसमें जो है 18 फौजी मारे गए थे, उस 18 फौजी भारतीय फौजी मरने के जवाब में जब हिंदुस्तान ने रिएक्शन दिखाया तो मोदी ने कहा था कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर हिंदुस्तान कोई बातचीत नहीं करता है तो इस मुआहदे पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन ये इंडिया जो है ना, ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपना पॉइंट स्कोर कर लिया वर्ल्ड बैंक के साथ और कहा जी ठीक है, बायलैटरल जो है हमें कर लेना चाहिए। और इंडिया ने कल ये ऑफर भी दे दिया है पाकिस्तान को कि इंडस कमिश्नर जो है पाकिस्तान का, वो हमारे इंडस कमिश्नर से राब्ता करे और हम बैठते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है लॉलीपॉप है। तो पाकिस्तान की जानिब से जमात अली शाह साहब क्या इकदाम होने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें? पाकिस्तान की तरफ से इकदाम ये होना चाहिए था कि ये इशू जो है जब न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास पाकिस्तान को लेकर जाना चाहिए था, इंडिया को इंटेंशन दे दी गई थी। ये फिर ये किस तरह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया टेक्निकल इशू? और इंडिया का ये कहना सही है कि ये टेक्निकल इशू है, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो अब ये अब जाहिर है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों इस इशू को तो नहीं सुन सकते। एक का फैसला पॉजिटिव हो, एक का नेगेटिव हो, तो डायनामाइट तो क्रिएट हो गया। वर्ल्ड बैंक है, ये तो बात तो ठीक ही गई है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की बददयानती है, उसने जब पाकिस्तान का केस एक्सेप्ट कर लिया है, इंडिया को कह देते हैं कि जी ये कोर्ट में आ गए हैं, आपका ये इशू है, आप कोर्ट में जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमात अली शाह साहब हमारे साथ थे और हमें कमेंट कर रहे थे और साथ साथ ये कहते हैं कि दोनों की जानिब से इंतजामात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा नुकसान है वो दोनों ममालिक को हो सकता है, पाकिस्तान को भी इसका नुकसान हो सकता है। साथ साथ अंजुम साहब अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तारिक फातमी साहब इस वक्त मौजूद है वाशिंगटन में, जहां उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी बात कही है कि हम पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक चाहते हैं कि करीबी मिलकर ताउन करें और जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम साथ मिलकर बैठे हैं। लेकिन तारिक फातमी साहब, जिस तरह से उनकी मीटिंग्स थी वो हो नहीं पा रही है, क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, तारिक फातमी साहब एक हफ्ते से अमेरिका में मौजूद हैं, बल्कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। वो पिछले सोमवार को गए थे, आज बुध है, बल्कि 9 दिन हो गए हैं वो अमेरिका में हैं। और उनके जाने का मकसद जो था वो बुनियादी मकसद ये था कि जो ट्रंप की इंतज़ामिया है उनसे वो बातचीत करें ताकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बेहतर नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, पेचीदा हैं। और इस पर जो है वो अभी इन्होंने पिछले दिनों मुलाकात भी की है। ये ट्रंप इंतजामिया से मुलाकात तो नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने जो है अमरीकी जो मौजूदा बारक ओबामा की इंतजामिया इससे मुलाकात की है। अच्छा ठीक है अंजुम साहब, ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, ब्रेक ब्रेक है, हम अपने नाज़रीन को वो भी आगाह करते चलें, लेकिन इसके बाद हम वापस आएंगे तो बात करूंगी कि क्या मीटिंग स्केजुअल नहीं थी। हम अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखाएंगे जहाँ पर जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा की गई थी। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, नूर खान एयरबेस पर यह नमाज जनाजा अदा की गई। इमाम अब्दुल रशीद ने नमाज जनाजा पढ़ाई और ये नमाज जनाजा के मनाजिर हैं। नमाज जनाजा में एयर चीफ सुहेल अमान, डिप्टी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी ने भी शिरकत की है। नमाज जनाजा के ये मनाजिर हैं जहां उनका जसद खाकी लाया गया और जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद और कज़िन ने भी शिरकत की है। नमाज जनाजा में मौलाना तारिक जमील, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक भी शरीक थे। एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, जिसके ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बता दें, अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जहां पर जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
और नमाज जनाजा नूर खान एयरबेस पर अदा की गई। मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में एयर चीफ सुहेल अमान, डेप्यूटी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद और कजिन ने भी शिरकत की। एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा के अदायगी के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आपको ये भी बताते चलें, अब से कुछ देर पहले के ये मनासिर हैं, जुनैद जमशेद की मैयत को खुसूसी तैयारी के जरिए रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सदाकत, अपडेट कीजिएगा। मनाजिर हमने दिखाए, मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, कौन कौन शिरकत कर रहा था और जो मैयत है वो कराची रवाना कर दी गई है? जी बिल्कुल, नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत जो है वो एयरपोर्ट के स्पेशल जो तैयारा थी 130 उसके जरिए कराची रवाना हो चुकी है। और नमाज जनाजा में एयर चीफ के अलावा डिप्टी एयर चीफ और फोर्सेज के आला अफसरान ज़ाते शामिल थे। इसमें कोर कमांडर टर्न को रावलपिंडी भी शरीक थे नमाज जनाजा में, और फोर्सेज के बहुत बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक थी, क्योंकि जो इनके वालिद हैं वो उनका तल्लुक एयरफोर्स के साथ जुनैद जमशेद के जो वालिद हैं उस हवाले से जो है एयरफोर्स के जो अफसरान हैं उनकी बहुत ज्यादा तादाद थी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया मैयत को। उसके बाद नमाज जनाजा में तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील के अलावा नईमुल हक जो PTI की हैं सियासी शख्सियत, सिर्फ नईमुल हक थे, उनकी भी इनसे करीबी कुर्बत जो इनके भाई है 2 भाई इनमें शरीक थे और अफराद भी नमाज जनाजा में शरीक थे। जी ठीक है, सरदार सदाकत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एयरबेस पर ये नमाज जनाजा अदा की गई, जिसे कारी एयरबेस मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में एयर चीफ सुहेल अमान, डेप्यूटी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी भी शिरकत कर रहे थे। और नमाज जनाजा में जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद और कजिन ने भी शिरकत की है। मौलाना तारिक जमील भी इस नमाज जनाजा में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक भी मौजूद हैं। एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। सरदार सदाकत ने हमें अपडेट किया कि जुनैद जमशेद की मैयत खुसूसी तैयारी के जरिए कराची रवाना कर दी गई है। ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के हैं, जहां जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनका जसद खाकी लाया गया, जिसे अब इस्लामाबाद से रवाना किया जा रहा है, रावलपिंडी से रवाना किया जा रहा है कराची के लिए, और खुसूसी तैयारी के जरिए उनकी मैयत को कराची पहुँचाया जाएगा। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आप देख रहे हैं कि एयर चीफ सुहेल अमान मौजूद हैं, उनके हमरा डिप्टी एयर चीफ कोर कमांडर रावलपिंडी भी मौजूद हैं। और नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुनैद जमशेद के भाई भी मौजूद थे, हुमायूं जमशेद और उनके कज़न भी मौजूद थे। साथ साथ मौलाना तारिक जमील भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब ने भी शिरकत की और एयरफोर्स के दस्ते ने नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। Allah